Hello student, my name is Kishore Kumar and I'm going to teach you business study, and today's our topic is about the MCQ question and the case study of the three major most important decision. What is that? That is a financing decision, dividend decision and investing decision. So before starting the today's lecture, I assumed that you have already watched the previous videos. If you didn't watch, please go and watch the previous videos, because until you don't know about the concept of these major important decisions, you can't be able to directly understand the question आंसर एंड द MCQ एंड द केस स्टडी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन दोबारा बता देता हूं, आपने क्या प्रीवियस वीडियो देख लिए? अगर देख लिए हैं तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट, ये केस स्टडी, ये MCQ क्वेश्चन, ये वाला लेक्चर एकदम से इजीली आपको क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले करते हैं MCQ क्वेश्चन को. द डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको इस बात से तो एक चीज क्लियर करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब है चैप्टर नंबर 9, कौन सा? BST का. विच डिटरमाइन, वो क्या क्या डिटरमाइन करता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है बांटना. किसके बीच में? डेट एंड द इक्विटी. इसको आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज इट इज कॉल्ड? जब पैसे को बांटने की बात हो, डेट एंड इक्विटी में पोर्शन की बात हो, कि डेट और इक्विटी क्या है? फाइनेंस को इन्वेस्ट करने की बात करता है या प्रॉफिट को बांटने की बात करता है? नो. यहां पर आपको क्या कह रहा है? यहां पर क्या ये प्रॉफिट बांटने की बात कर रहा है, यानी डिविडेंड की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं. क्या कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, डेट इक्विटी? बिल्कुल भी नहीं करते. कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमारा टॉपिक आएगा नहीं, अभी हम करेंगे. लेकिन क्या जब भी बात होती है कि डेट से कितना, इक्विटी से कितना प्रोपोर्शन करना है, हमें फाइनेंस करना है, फाइनेंस मैनेजमेंट का ये डिसीजन रहेगा. यानी इनसे पैसा लेने की बात हो रही है. जब आप मार्केट से पैसा रेज करते हैं तब आपको इनकी जरूरत पड़ती है कि डेट से कितना ले, इक्विटी से कितना ले. तो ये फाइनली आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन. सो जब पैसे को फाइनेंस करने की बात होती है तब फाइनेंस मैनेजर ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि मुझे किससे कितना प्रोपोर्शन में पैसा उठाना है, डेट से, इक्विटी से, किस मिक्सअप रेशियो में मुझे पैसा रेज करना है. इसलिए इसका सही आंसर है फाइनेंसिंग डिसीजन. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए डिसीजन इज रिक्वायर न्यू प्लांट एंड अपग्रेड एन ओल्ड वन. जब बात डिसीजन लेने की हो रही है, नया प्लांट, जब एक चीज है, आपको मैं कह रहा हूं कि आपने कोई नया प्लांट लेना है, तो क्या आप कहीं पर पैसा बांटने की बात कर रहे हैं? नो, आप पैसा बांट नहीं रहे हैं, आप तो नया प्लांट ले रहे हैं. तो क्या बाजार से नया प्लांट लेते हैं तो बाजार से आपकी जेब में पैसा आता है? बिल्कुल भी नहीं आता. क्या इससे बाजार से फाइनेंस रेज हो रहा है? नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो फिर क्या है ये? एक्चुअल में ये जो है वर्किंग कैपिटल, ये हमारा कॉन्सेप्ट आएगा. लेकिन राइट नाउ आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब आप कोई चीज लेते हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब होता है यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन न्यू एसेट. आप पैसा लगाने जा रहे हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी में. सो द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टिंग डिसीजन. सो कम टू द नेक्स्ट. हायर डिविडेंड पर शेयर एसोसिएटेड विद. ये बात किससे जुड़ी हुई है कि ज्यादा डिविडेंड हम कब देते हैं? सो देखते हैं वन बाय वन. क्या आपके पास अर्निंग हाई होनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी अर्निंग हाई है तो डेफिनेटली ये बात तो सही है, यहां तक तो ओके. ज्यादा अर्निंग होगी तो ज्यादा डिविडेंड बांटा जाएगा, नो इश्यू. कैश फ्लो अनस्टेबल अर्निंग. क्या आपकी अर्निंग हुई तो ज्यादा है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, किसी साल हो गई, किसी साल, यानी इस साल हो गई तो अगले साल का पता नहीं है, पिछले साल हुई थी, उससे पिछले नहीं हुई. क्या इस सिचुएशन में आप डिविडेंड बांटते हैं? नो, आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है. सेकंड पॉइंट था फैक्टर इफेक्टिंग द डिविडेंड. क्या था कि कंसिस्टेंसी चाहिए, क्या स्टेबिलिटी चाहिए? लेट्स सी. ये देखिए, ये था आपका पॉइंट. कौन सा? सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग. क्या आपको अर्निंग चाहिए ज्यादा? हाँ चाहिए. पर क्या स्टेबिलिटी भी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी भी चाहिए. तो फैक्टर इफेक्टिंग कौन सा? डिविडेंड डिसीजन के ये अंदर कर रहे थे. सो कम टू द MCQ क्वेश्चन. सो ये पॉइंट आपका हो गया गलत. हायर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगेन बहुत गलत बात है. जब आपको खुद के पास, आपकी कंपनी में फंड की रिक्वायरमेंट है, आपके पास नंबर ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आप नंबर ऑफ अच्छे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं. तो वॉरेन बफेट की वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन डिविडेंड का दिया था, उसमें क्या कह रहे थे वो? हम डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि जब हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से जो आने वाला टाइम है उसमें हम पैसे को
इतनी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं उसकी आने वाले टाइम में, जो कि एक शेयर होल्डर अपने हाथ में रख के नहीं कर सकता। इससे बेटर है उसको देने की कि हम इसको री इन्वेस्ट करें। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है क्या तब हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं? बिल्कुल नहीं, तब हम रिटेन अर्निंग करते हैं। तो ये पॉइंट तो आपका हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, हायर द अर्निंग ऑफ द कैश फ्लो, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबल, क्या आपकी अर्निंग स्टेबल कर रही है? वेरी गुड, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, भाई साहब अगर आपके पास वही बात होगी, खुद के पास इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आप वो पैसा रिटेन करके शेयर होल्डर की वेल्थ को और अपनी कंपनी को नए मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचाते? उसकी वैल्यू पैसे की इंक्रीज क्यों नहीं करते? जो कि एक क्या करेगा, स्पॉइल करेगा, कौन? शेयर होल्डर अपने हाथ में। तो ये तो वही बात हो गई। तो ये पॉइंट भी आपका पिट गया। क्यों पिटा? लास्ट पॉइंट की वजह से। सो कम टू द सी पॉइंट, हायर द अर्निंग, यस ओके, स्टेबल द अर्निंग, लेकिन यहां पर क्या करा है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हायर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहां पर भी वही हाई और हायर, कोई ज्यादा बात नहीं है, बात सीधी सी है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम क्यों किसी को डिविडेंड ज्यादा देंगे? वी विल डेफिनेटली गोइंग टू रिटेन इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डिविडेंड। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन कौन सी बची है? डी। तो ये आंसर सही होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और भले ही एक ऑप्शन बची है पर आपका माइंड में लॉजिकल आंसर साथ में जरूर उसके क्लिक होना चाहिए। देखते हैं, हायर द अर्निंग इन द कैश फ्लो, बिल्कुल ठीक बात है, पैसा ज्यादा होना चाहिए, अर्निंग भी ज्यादा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोअर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आपके पास में री इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट ही नहीं है, आपकी कंपनी में आगे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्यों ना फिर उस प्रोजेक्ट में पैसा बर्बाद करने की बजाय, बिना बात का रिटेन करने के बजाय शेयर होल्डर को ही दे दिया जाए। सो इसका आंसर क्या होगा? डी। सो कम टू द नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। ये देखिए, जब बात आप कर रहे हैं एसेट की या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की या फिर फाइनेंस करने की, तो आप इनमें से कौन से डिसीजन? जब आप एसेट खरीदेंगे तो आप इन्वेस्टिंग डिसीजन लेंगे, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आ गया। क्यों? क्योंकि एसेट के कारण आ गया। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप प्रॉफिट बांटेंगे, तो प्रॉफिट, जब भी बात होती है प्रॉफिट को बांटने की, तो इसका मतलब क्या हो गया? द प्रॉफिट जब बनता है तो इसका मतलब ये डिविडेंड से कनेक्ट रखता है, तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल, अब देखिए, आप जब फाइनेंस करेंगे, पैसा रेज करेंगे, मार्केट से पैसा लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, डी। द करेक्ट आंसर इज द डी। सो कम टू द केस स्टडी। सुधा इज अ बिजनेस वूमेन। सुधा एक बिजनेस वूमेन है जो कि क्या कर रही है? रनिंग ए पोल्ट्री फार्म, जो कि एक पोल्ट्री फार्म चला रही है। ओके, पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल से चला रही है। ओके, शी सेव्ड 4 लाख, उसने 4 लाख रुपए बचा रखे हैं, 4 लाख बचा रखे हैं। आपके पास सीधी सी बात है, 4 लाख पहले से हैं आपके हाथ में। चलिए आगे देखते हैं। शी शेयर्ड विद हर फैमिली, डिजायर टू यूटिलाइज, उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहती है वो, टू एक्सपेंड, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करना चाहती है ऐसा। हर फैमिली मेंबर हैव अ डिफरेंट सजेशन, लाइक बाइंग अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन, अक्वायर द ऑल टुगेदर न्यू प्लांट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब उसके फैमिली मेंबर कह रहे हैं आपके पास 4 लाख रुपए हैं, वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। वो कहते हैं आप या तो एक नई मशीनरी लो जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में आती हो, इससे आपके बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप किसी को पुरानी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए, सिंस द डिसीजन इज क्रूशियल डिसीजन, ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है। जब बात आ रही है, एक चीज में पॉइंट हाईलाइट करवा देता हूं आपको डिसीजन की, तो डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस मैनेजर। पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है और क्रूशियल डिसीजन है। इसका मतलब कौन सा है? आपके दिमाग में आना चाहिए चैप्टर नंबर 9, कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला। ये आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए ये चैप्टर नंबर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रूशियल डिसीजन। और क्रूशियल डिसीजन या मेजर डिसीजन कितने होते हैं? क्रूशियल डिसीजन और मेजर डिसीजन की बात करें तो एक तो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, एक आपका डिविडेंड डिसीजन होता है, एंड तीसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। आपको 3 में से फाइंड आउट करना है कि यहां पर कौन सी बात कर रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं? ह्यूज फंड ऑफ मनी। क्या आपको कुछ याद आया? ह्यूज फंड। आगे क्या आपको इस इररिसीवेबल से याद है? एक्सेप्ट ह्यूज कॉस्ट, सुधा वांट टू एनालाइज
ऑल एस्पेक्ट बिफोर टेकिंग, तो वो ये सब चीजें करना चाहती है। ये केस स्टडी है, एग्जाम में केस स्टडी आती है। पर अगर आपको मैंने अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ाए और वो आपने बुक के थ्रू गो थ्रू किए हैं, फैक्ट्री फैक्टिंग और उनका मीनिंग समझा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे हिंट मिल रहे हैं। Even this question is the quite easy as compared to we say that it's a normal question which should be click in your mind. कैसे? आपको अब क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन की बात चल रही है? 3 है, आपको तीनों में से एक को ढूंढना है। एक्सप्लेन द ब्रीफली फैक्टर, और उसके फैक्टर करने। सर अब आप मेरे को एक बात बताएं, क्या उसने पहले से पैसे बचा रखे हैं? यस, उसने पहले से पैसे बचा रखे हैं। डिसीजन लेना चाहती है, नया मशीनरी की बात चल रही है, यानी बिजनेस में पैसा लगाना चाहती है, 4 लाख रुपए पैसे उसको यूटिलाइज करना चाहती है। और इसके अंदर क्या आ रहा है? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आ रही है, इरिसीवेबल आ रही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके फैक्टर बताने। सर ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? अभी आप देखिए सर, ये देखिए हमारे पास में ये क्या था, हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस। आपको देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहूं या बजट डिसीजन कहूं, जब लार्ज अमाउंट की बात हो, लार्ज अमाउंट यानी आपको कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट की बात चल रही है, और इरिसीवेबल डिसीजन, क्या आपको ये पॉइंट दोनों याद आ रहे हैं? अगर ये पॉइंट याद आ रहे हैं ना, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि ये डिसीजन फिर कौन सा है। फिर क्या आप इसको याद कर पा रहे हैं कि ये केस स्टडी किससे कनेक्ट रखती है? इसका मतलब सो कम टू द केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या थी? आपको ह्यूज अमाउंट बता रही थी, इरिसीवेबल, यानी दिस इज द इन्वेस्टिंग डिसीजन, और ये आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन है। आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर इन्वेस्टिंग डिसीजन के आपको जो भी फैक्टर हैं वो फैक्टर राइट अप करने। सो लास्ट में मैं आपका इसका आंसर दिखा दूंगा। नाउ कम टू द सेकंड केस स्टडी। शारदा कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न, इट हैज अ कंसिस्टेंटली अर्निंग। क्या आपको कुछ याद आया? लगातार पैसा कमा रहे हैं, कंसिस्टेंटली अर्निंग, प्रॉफिट की बात कौन से डिसीजन में होती है? क्या पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब प्रॉफिट की चर्चा करते हैं हम? नो। क्या प्रॉफिट को फाइनेंस बाजार से उठाते हैं तब? अरे सर, जब प्रॉफिट का मतलब हो गया बांटने का मतलब डिविडेंड, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। क्लियर कट, यहीं से केस स्टडी का एकदम से क्रक्स बाहर आ जाता है। ये डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहा है। दिस ईयर टू, पिछले साल भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, पिछले कई सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, इस साल भी अच्छा प्रॉफिट कमाए। एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट, और आगे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनफ कैश, हमारे पास कैश भी काफी पड़ा हुआ है। गुड प्रोस्पेक्ट इन द ग्रोथ फ्यूचर के अंदर ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है। वेल ऑर्गेनाइज, बिलीव क्वालिटी, जो भी ये कंपनी है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इट हैज टेकन अ लोन, और इट इज बाउंड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और ये क्या कर रहा है? एक लोन ले रखा है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हैं। पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, कि आप डिविडेंड कब दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कुछ ना कुछ पाबंदियां भी इसके ऊपर हैं। तो आपको एक चीज मैं बता ही देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर सीधी बात है, आपको डिविडेंड नाम भी नजर आ गया। तो ये कौन सा डिसीजन है? आपको इसके स्टडी में डिविडेंड डिसीजन लेना है, एंड डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपको कौन सा उनके फैक्टर बताने हैं, और आपको ये चीज भी बतानी है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन क्या कहती है। सो द अबव डिसीजन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर टू डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन, कितना रखा जाए, कितना डिस्ट्रीब्यूट, कितना डिविडेंड में बांटा जाए। कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो अब आप मेरे को बताएं, सीधी सी बात है, आपको इसका आंसर क्या रहेगा? का आंसर रहेगा डिविडेंड डिसीजन से। सो लेट्स सी द आंसर। सो इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, वो देखें पहले। ये देखिए, स्टेबिलिटी अर्निंग बता रहा है, ऑफ कोर्स कैश फ्लो बता रहा है, ठीक है, कैश फ्लो बता रहा है, स्टेबिलिटी अर्निंग बता रहा है, और यहां पर देखिए प्रॉफिट की बात कब होती है? जब डिविडेंड डिसीजन लेने की बात होती है, कितना रखा जाए, कितना बांटा जाए। कि ये जो मेजर डिसीजन है, मेजर डिसीजन के अंदर अगर मैं बात करूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो आपका था फाइनेंसिंग डिसीजन, जो आपका था इन्वेस्टिंग डिसीजन, और थर्ड वन क्या था? डिविडेंड डिसीजन। और यहां पर किसकी मैं बात कर रहा हूं? इस केस स्टडी में, केस स्टडी के अंदर बात हो रही है डिविडेंड डिसीजन की। सो आपको ये पॉइंट एकदम से क्लियर होने चाहिए। यहां पर ये पॉइंट क्या था? कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रेंट्स। व्हेन कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेती है किसी से, एंड वो पुट करता है क्या? कुछ रिस्ट्रिक्शन, जैसे आईडीबी बैंक से इन्होंने लोन ले रखा 40 लाख का, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन डिविडेंड अबाउट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो इनको भी देखना है आपको
चलिए इसका आंसर देखते हैं। फाइनली आपको मैं आंसर पे ले चलता हूं। सो आंसर क्या था केस स्टडी का? फिफ्थ का आंसर था इट्स एन इन्वेस्टिंग डिसीजन, और कैपिटल बजटिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है, इसमें काफी फंड है, वही बात आ गई। और फैक्ट्री इफेक्टिंग क्या कहते हैं? अब देखिए जो सिक्स था उसका क्या था? फैक्ट्री इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के आपको ये फैक्टर लिखने हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो केस स्टडी आपको इस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने अगर मेरे हिसाब से अपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट देखा है और उसके हिसाब से पॉइंट वाइज आपने रीड कर लिया है होमवर्क के हिसाब से, सो आपको पूरी की पूरी केस स्टडी में पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, प्लस ये कौन से डिसीजन की बात कर रहा है। सो आई होप आपको ये चैप्टर डिसीजन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ लग गया होगा कि ये केस स्टडी क्वाइट इजी है। थैंक्स लॉट।